हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। एक बार फिर से हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो सिलेबस है आपका बीए का, उसमें एक विषय है वो है सिविक्स। और उस सिविक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे। और वो चैप्टर है आपका कोल्ड वॉर। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि और भी जो एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के यहाँ पर कवर हो जाएं। ठीक है। साथ ही साथ एक क्षमा चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन टाइपिंग करते समय जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको थोड़ा मात्राओं का उलटफेर मिलेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चरमोत्कर्ष होना चाहिए, चिमात कर कर्क हुआ है, तो इस तरह का। बाकी मैं डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन, जब बोलूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पहले 3 क्वेश्चंस में ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बाकी सारा सही है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। वहां पे आपका इसे न्यूयॉर्क होना चाहिए, न्यूका का लिखा है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। ऑप्शन है आपके यहाँ पर न्यूयॉर्क, पेरिस, ये आपका हो जाएगा बर्लिन। ठीक है, नोट कर लेना। ये आपका ऑप्शन है बर्लिन। ठीक है। इसके बाद है ब्रुसेल्स। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बर्लिन, सॉरी ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रुसेल्स, ये आपका राइट आंसर है। ठीक। अब ध्यान देना है कि नाटो, नाटो क्या है। आप कह रहे हो कि नाटो का मुख्यालय तो सर बता दिया कि ब्रुसेल्स में है, लेकिन नाटो क्या है। देखिए, अगर आपने कोल्ड वॉर पढ़ा है चैप्टर तो आपको पता होगा नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये एक संगठन है, ये एक संगठन है। अब बात करते हैं किसका संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। ये संगठन है यहाँ पर जो यूरोप की पश्चिमी कंट्रीज हैं। ठीक है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप की, पश्चिमी जो पश्चिमी यूरोप है या यूरोप की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको मिलाकर के एक संगठन बनाया गया, वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये संगठन बनाया गया वो कौन सा देश था जिसके अंडर में इस संगठन का निर्माण हुआ। वो था अमेरिका, वो था अमेरिका। ठीक है। क्योंकि कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर एक ऐसा समय था जहां पे पूरी तरीके से विचारधारा का युद्ध था। ठीक है। हाथापाई नहीं हो रही थी, गोली बंदूक नहीं चल रही थी, बस एक प्रकार से विचारधारा का युद्ध था। हम तुमको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तुम हमको नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। सिर्फ विचारधारा के आधार पे, सिर्फ आइडियोलॉजीज का यहाँ पर युद्ध था। ठीक है। अब बात करेंगे कि नाटो जो था वो अमेरिका जो था वो नाटो का नेतृत्व करता था, क्योंकि अमेरिका ही एक प्रकार से मुखिया था नाटो का। ठीक है। अब स्वाभाविक है कि अमेरिका की कोई ना कोई आइडियोलॉजी तो रही होगी। बिना आइडियोलॉजी के ये जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं इस नाटो में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसकी आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो करके। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी पूंजीवादी, वो थी पूंजीवादी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है। कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हुए अमेरिका उसका मुखिया था, नाटो संगठन बनाया गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना। ठीक। और नाटो, इसी वजह से इस नाटो का मुख्यालय पूछ रहा है, वो है आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है। बेल्जियम में। ठीक है। बेल्जियम में आपका ब्रुसेल्स आता है। ये चीज क्लियर हुई। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय शीत युद्ध यानी कि सेकेंड कोल्ड वॉर की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। विच इवेंट इज नन एज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड कोल्ड वॉर। पहला कोल्ड वॉर तो ये था, लेकिन सेकेंड कोल्ड वॉर को कौन सी ऐसी घटना है जिसके रूप में जाना जाता है। बहुत ही मतलब छिपा हुआ क्वेश्चन है एक प्रकार से। ठीक है। वो था अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का यहाँ पर जो प्रवेश हुआ था। ठीक है, इसको होगा प्रवेश। जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था, वो कोल्ड वॉर का सेकेंड फेज था, उसको सेकेंड कोल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब ये कब किया था। ये किया था एक प्रकार से सोवियत सेनाएं ने आक्रमण किया था एक प्रकार से अफगानिस्तान पे, वो था 1979 में। ठीक है। अब बात करेंगे सर ये सोवियत संघ कौन सा है। इसको लिख लीजिए सोवियत। ठीक है, सोवियत होगा। सोवियत सेनाएं क्या है। सोवियत सेनाएं, आपको पहले पता होना चाहिए, जो कोल्ड वॉर है वो 2 सुप्रीम कंट्रीज के बीच में था। किसके बीच था। पहला था आपका अमेरिका और दूसरा था आपका यहाँ पर
सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन जिसे हम लोग आज के समय में रूस कहते हैं, वो पहले सोवियत यूनियन था। ठीक है, और ये जो है 1992 में इस सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया था। इस वजह से उस डिसोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन के रूस को जो है, रसिया को यहाँ पर इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक प्रकार से, सेकेंड कोल्ड वॉर सॉरी जाना जाता है, शीत युद्ध, जब सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में यहाँ पर एंट्री की थी, एक प्रकार से आक्रमण किया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ऑप्शंस में ही काफी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर आप क्वेश्चंस को निकालना जानते हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा मिसाइल संकट 61 से 62 के बीच हुआ, ऑप्शन में ही आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध जो था वो 173 से लेकर के 1973 से लेकर के 1975 तक हुआ, ये क्वेश्चन आपका एक बन गया। पूछ सकता है कि वियतनाम युद्ध कब हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। तो ऑप्शंस भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब टेररिस्ट अटैक अमेरिका में कब हुआ, ठीक है, टेररिस्ट अटैक पहला जो था वो था 2001 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 9/11 की घटना हुई, वो भी आपको याद रखना है, 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर को। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला है आपका क्वेश्चन कि किस घटना को शीत युद्ध के चरमो उत्कर्ष के रूप में जाना जाता है, विच इवेंट इज नन एज द मिरेकल ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान में वही जो पहला था यहाँ पर प्रवेश। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, या फिर कोरिया का युद्ध। किस घटना को शीत युद्ध के चरमो उत्कर्ष के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट, अब आपसे मैंने कहा कि पूछ सकता है क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही आपने देखा है क्यूबा का मिसाइल संकट यहाँ पर 1961 से लेकर के 1962 के बीच हुआ है। ठीक है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट चरमोत्कर्ष मतलब एक पीक टाइम था, एक पीक टाइम आया कोल्ड वॉर में। अभी तक हमने आपको बताया कि सिर्फ विचारधारा आइडियोलॉजी का युद्ध था, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा समय आया जहां पे लगा कि जो कोल्ड वॉर है, जो आपका कोल्ड वॉर है, वो कहीं एक जो आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसमें ना तब्दील हो जाए, जो आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसमें ना तब्दील हो जाए। ठीक है, क्या होता है कि जब आप गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा होना और किसी से गुस्से में लड़ाई करना वो अलग बात है। जब तक आप गुस्सा नहीं होंगे तब तक आप किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं डायरेक्ट कि भैया उसने उसको मारा है, उसने उससे लड़ाई की है, हाथापाई की है, तो इसका मतलब है कि आप गुस्से में थे तभी आपने उसके ऊपर हमला किया है। अब साधारण ही बोलें कि केवल हम गुस्से में हैं, ठीक है, वो गुस्से में है, तो इसका मतलब वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन है। लेकिन अगर उसने हमला कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने एक प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया है। ठीक, जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोल्ड वॉर से बड़ी सिचुएशन है। ठीक, और कोल्ड वॉर से ही यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर ड्रॉ किया जाएगा। बात समझ में आई? अगर अब बिना गुस्सा हुए तो कोई हमला करेगा नहीं, ठीक उसी प्रकार बिना कोल्ड वॉर के कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं सकता। आइडियोलॉजीज का होगा, आपकी आइडियोलॉजी हमसे नहीं मैच करेगी, हमारी आपसे नहीं करेगी, तभी हो सकता है कि उस पर हाथापाई हो जाए। तो ऐसी कंडीशन, तो वही एक कंडीशन थी। क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा संकट, एक ऐसा यहाँ पर संकट आया, ठीक है, क्राइसिस होगा यहाँ पर, क्राइसिस। ठीक है, एक ऐसा क्राइसिस आया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो पे जहां पे एक टाइम लगा कि अब ये कोल्ड वॉर सही में कहीं एक वॉर का रूप ना ले ले, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। ठीक है, तो ये कंडीशन एक प्रकार से एकदम पीक टाइम था उस समय कोल्ड वॉर का। अब यहाँ से थोड़ा सा चीजें आपको सही में मिलेंगी, जो कि थोड़ा टाइपिंग वगैरह का दिक्कत था। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच ईयर वॉज द प्रपोजल फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी पास्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1974। 1974 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसके द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय, न्यू जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रस्ताव है
वो पारित किया गया। ठीक है, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है इसके पीछे किस संगठन का हाथ रहा था, तो यहां पर अंकटाड, ठीक है, अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी 1974 में। उस रिपोर्ट के माध्यम से, उस रिपोर्ट के माध्यम से ये जो नई आर्थिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ये बात आपकी क्लियर हुई, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, और यहां से एक चीज और ड्रॉ होगी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश थे, ठीक है, गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन, थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही है, बस समझ में आ रहा होगा, गुट निरपेक्ष, जिसको कि हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं। उस नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो कंट्रीज थी, उनमें कौन सी कंट्रीज थी जो हाल ही में किसी औपनिवेशिक शासन से, किसी कॉलोनियल रूल से वो आजाद हुई थी। ठीक है, मोस्टली ऐसी कंट्रीज थी जो किसी ना किसी के गुलाम थी, वो छोटी कंट्रीज थी, वो यहाँ पर अलग हुई थी। उनको मिलाकर के उनकी अर्थव्यवस्था को करने के लिए नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था आई। इसको प्रस्तावित किया गया 1974 में अंकटाड की रिपोर्ट के माध्यम से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है। अभी मैंने आपको बोला कि भैया जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, अब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में ऐसी कौन सी कंट्री है जो नाटो का इस नाटो में नहीं है। ठीक है, और वो नाटो में नहीं होगी इसका मतलब कि वो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री अगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि सभी लोग जाने को राजी हों उस वेस्टर्न कंट्रीज, सारी वेस्टर्न कंट्रीज आना राजी हो, ये तो है नहीं। ठीक है, देखते हैं, हो भी सकता है कि वेस्टर्न कंट्री का हो वो देश ना भी हो। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर तुर्की, अल्बानिया, हंगरी और यूक्रेन। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है यूक्रेन। यूक्रेन यहां पर नहीं आना चाहता था। यूक्रेन चाहता था भैया हम अलग लेंगे, ठीक रहेंगे। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी विवाद चल रहा है। अभी विवाद यहाँ पर कुछ समय पहले चला है, जो कि है आपका यूएसएसआर, जो कि पहले सोवियत संघ था, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठा है। और उसी के संदर्भ में नाटो जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो इसी के थ्रू हो रहा है, यही एक माध्यम बन रहा है। तो यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसी वजह से यहां पर इस बात को लेकर के काफी विवाद भी हुआ। ठीक, यूक्रेन को अपना एक प्रकार से, क्योंकि बात उठी थी कि यूक्रेन को नाटो में लेना है, ऐसी बातें फिलहाल तो नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उठी और यूक्रेन नहीं रहेगा नाटो का सदस्य। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है, अब आगे क्या होता है इसके बारे में तो नहीं, इंपॉर्टेंट है कौन सा कंट्री नहीं है शामिल, तो आप कहेंगे यूक्रेन। अगला है, साम्यवादी देशों के सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट का विघटन कब हुआ? व्हेन डिड द वार्सा पैक्ट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज डिसइंटीग्रेट? अभी मैंने आपको एक चीज क्या बोला, अभी मैंने बोला कि एक जो संगठन था वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुखिया कौन था? इसका मुखिया था अमेरिका। अब मैंने एक चीज और बोली कि जो कोल्ड वॉर था, जो कोल्ड वॉर है आपका, वो दो कंट्रीज के बीच था, एक था अमेरिका और दूसरा था आपका सोवियत यूनियन। ठीक है, अब अमेरिका को तो मैंने बोल दिया कि नाटो संगठन बना लिया अपना, ठीक है, लेकिन सोवियत यूनियन का यानी कि सोवियत संघ का कोई ना कोई संगठन तो होगा, ये खाली कैसे बैठ सकता है? जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और ये अपना एक ग्रुप बना लें, तो दूसरा उसका जो खिलाफत कर रहा है, जो अगेंस्ट है उसके, वो कैसे शांत बैठ सकता है? तो उसने भी अपना एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इसने अपना ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था वारसा, वो वारसा पैक्ट। ठीक है, और इस वारसा में कौन सी कंट्रीज थी? इस वारसा में हम देखेंगे यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी वो शामिल थी, ईस्टर्न यूरोप की। अमेरिका में जो थी वो वेस्टर्न यूरोप की थी। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप की कंट्री। तो ये भी कहने लगा हम भी किसी से कम नहीं है, तो उसी को अब यहाँ पर बात आ रही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये जो वारसा पैक्ट है, जो कि सोवियत यूनियन जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसका विघटन कब हुआ, इसका डिसइंटीग्रेट कब हुआ, ये समाप्त कब हुआ? ये जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 1992 में। ये 1992 में समाप्त हुआ था। अभी मैंने आपको बोला 1991 में अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का समापन हुआ। उसके बाद 1992 में अगर आप देखेंगे
तो ये जो सोवियत यूनियन का जो वार्सा पैक्ट है ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष देशों के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। अभी मैंने आपको बोला गुटनिरपेक्ष देश ऐसे देश थे, देखिए, जो हाल ही में किसी ना किसी देश के गुलाम थे और वो आजाद हुए थे। ठीक है, अब बात ये आती है इन लोगों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष देश क्यों बनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों किया। ठीक है, देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि देश जो विश्व है वो दो देशों में, दो क्षेत्र में बट गया था। एक था आपका जो नाटो के अंतर्गत आता था और दूसरा आता था आपका वारसा के अंतर्गत। ठीक है, देश जो पूरा विश्व था दो गुटों में, और कोई ना कोई कंट्री थी जो नाटो को सपोर्ट कर रही थी, कोई ना कोई कंट्री थी जो वारसा यानी कि सोवियत संघ को सपोर्ट कर रही थी। अब बात आती है कुछ ऐसी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी जो चाहती हो कि भैया ना हम इसमें शामिल होंगे ना इसमें शामिल होंगे, और वो ऐसी छोटी कंट्रीज हाल ही में अभी किसी ना किसी गुलाम देश की आजाद हुई थी जब कोल्ड वॉर चल रहा था। उनने कहा हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, एक अलग गुट बनाएंगे और उस गुट का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन रखेंगे। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। और एक चीज और, जो नाटो वाला था उसे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, ये पहला विश्व के नाम से जाना जाता है। जो नाटो अमेरिका का संगठन था इसे कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड। पूछता है कि प्रथम विश्व किसे कहते हैं, द्वितीय विश्व किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विश्व दो गुटों में बट गया था, इस वजह से इसको प्रथम विश्व द्वितीय विश्व कहते हैं। ठीक, अब बात आती है फिर क्या इसको तृतीय विश्व कहते हैं, क्योंकि ये तीसरा एक और गुट आ गया था जो ऐसे देश न पहले विश्व में जाना चाहते थे ना दूसरे विश्व में, वो खुद अपना एक अलग गुट बनाना चाहते थे। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष देशों के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। चीन यहाँ पर शामिल नहीं है, आपको भारत मिलेगा, युगोस्लाविया मिलेगा, मिस्र मिलेगा। ठीक है, ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट में अपना रोल प्ले किया। चीन नहीं है, चाइना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना शीत युद्ध की समाप्ति की सूचक है। विच इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अभी हमने बोला कि 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक, और 1992 में अगर डिसइंटीग्रेशन देखा जाए तो वार्सा पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप का एक संगठन था उसका हुआ। ये चीज, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो कोल्ड वॉर भी, देखिए, जब दो लोग लड़ाई कर रहे हो अगर एक की डेथ हो जाए तो वो लड़ाई लड़ाई ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, वो लड़ाई लड़ाई नहीं रह जाएगी क्योंकि भैया हमारा तो दुश्मन खत्म हो गया, अब हम लड़ेंगे किससे। तो ऐसे ही हुआ कि जब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो अमेरिका लड़ेगा किससे। तो सोवियत यूनियन के खत्म होने के साथ साथ यहां पर कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। ठीक है, इसी वजह से जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पर बेस्ड है। यानी कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, उसी के साथ इसका जो कोल्ड वॉर है उसका भी समापन हो गया। ठीक है, अगला है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर किए गए। ये अभी क्वेश्चन मैंने जो था दो तीन क्वेश्चन इसके मैंने डाले थे कम्युनिटी पे। ठीक है, इन विच ईयर वाज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइंड, ये 1968 में। अब बात आती है कि ये क्यों साइन किया गया। परमाणु अप्रसार संधि एक प्रकार से ऐसी ट्रीटी होती है जब अमेरिका को भी पता है और सोवियत संघ को भी पता है कि इनके पास भी हथियार हैं, इनको पता है कि इनके पास भी हथियार हैं, इनको पता है कि इनके पास भी हथियार हैं। ठीक, इनको भी पता है कि अगर ये इनके ऊपर आक्रमण करेंगे उन्हीं हथियारों से तो इनका तो नुकसान होगा ही होगा, इनका भी होगा। ये भी जानता है कि अगर ये हमला इनके ऊपर करेंगे तो इनको भी नुकसान होगा, इनको भी, यानी दोनों जानते हैं, हथियार दोनों के पास हैं, अगर दोनों एक दूसरे पे हमला करेंगे तो नुकसान इनको भी होना है, हमें भी होना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में इन लोगों ने एक ट्रीटी की जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। यानी कि आपके पास एक लिमिट रहेगी आपको अपने हथियार रखने की। जब आप अपने वेपन्स को एक लिमिट में रखेंगे तो ना आप उस चीज को यूज कर पाएंगे अननेसेसरीली, ना हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो एक ट्रीटी थी ताकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो, क्योंकि पता था कि अगर युद्ध होगा, ठीक है, अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो स्वाभाविक है कि नुकसान हमें भी होगा, आपको भी होगा और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उसको भी होगा, क्योंकि परमाणु बम के रूप में हथियार दोनों के पास थे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरी दुनिया में शामिल नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ड। अभी मैंने बोला कौन सी ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर थर्ड वर्ड में शामिल नहीं है। ठीक है, तृतीय विश्व में कौन सी कंट्री यहाँ पर शामिल नहीं है। इसका जो बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है वो है आपका जापान। जापान थर्ड विश्व में नहीं आता है। जापान थर्ड विश्व में यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, इजिप्ट, इजिप्ट की बात करें तो इसे बोलते हैं मिस्र। ठीक, थर्ड वर्ड मैंने अभी बोला, यानी कि थर्ड वर्ड की बात करें तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं गुट निरपेक्ष नॉन अलाइन मूवमेंट की। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं अमेरिका यानी नाटो की। सेकंड वर्ड की बात करें तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ यानी कि वार्सा पैक्ट की। तो 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे, आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में लेके चला, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्लिक कवर किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी है कोई बात नहीं, यू कैन अनलाइक, बट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनको नीड है। ठीक है, जो इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो यूट्यूब पे एक क्लास थी, अभी और भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, जब यहाँ पर आपको इस लेवल का मिल रहा है कंटेंट तो आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर जो भी हमारे पेड बैचेस हैं वहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आई होप। नहीं है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।